अस्सलामु अलैकुम। रेहान हाथ में पेपर्स लिए मेरे सामने खड़े थे और उनका चेहरा खुशी से सरशार था। जबकि रेहान की बात सुन के मेरे होश उड़ गए। रेहान ने मुझसे पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था, लेकिन मुझे लगा था कि वो मजाक कर रहे हैं या फिर ये सब कुछ इतनी जल्दी मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन आज जब रेहान घर में दाखिल हुए और उन्होंने पेपर्स खोल के मेरे सामने रखे और खुशी खुशी वो खबर सुनाई जो उनके लिए खुशखबरी थी, तो मेरा हाल बुरा हो गया। प्लीज़ रेहान, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो लगा आपने मेरे साथ मजाक किया होगा। आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मैंने फ़ौरन ही वो पेपर्स पकड़ के उन्हें गौर से पढ़ना शुरू किया कि कहीं वो मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे। लेकिन ये कोई प्रैंक नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल सीरियस थे। मरियम प्लीज़, मेरी खुशी ख़राब ना करो। तुम जानती हो कि ये सब कुछ मैं हमारे लिए ही कर रहा हूँ। रेहान ने मेरे हाथ से पेपर्स छीने थे और बेडरूम में जाके खामोशी से एक तरफ बैठ गए। उनका मिजाज बिगड़ चुका था और मैं हैरान थी कि वो मेरी बात सुनने के बजाय नाराज़ क्यों हो रहे हैं। रेहान ने कभी मेरी किसी बात पर इनकार नहीं किया था। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन ये एक बात थी जिस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। मैं फ़ौरन रेहान के पीछे गई। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मैं आपके बगैर क्या करूंगी? मैंने शादी आपके साथ रहने के लिए की थी, अकेले रहने के लिए नहीं। मैं रेहान के कदमों में बैठ गई, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ अपने पैरों पर से झटक दिए। मरियम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं बाहर मुल्क जाना चाहता हूँ ताकि हम दोनों का मुस्तकबिल बन सके। लेकिन तुम हो कि इतनी सी बात को पतंगड़ बना रही हो। ना जाने कितनी औरतें ऐसी होती हैं जिनके शौहर परदेश में रह के कमाते हैं और वो अपना मुस्तकबिल बना के फिर वापस वतन लौट आते हैं। मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ? बस कुछ अरसे की बात है। थोड़े पैसे जमा हो जाएं तो मैं खुद लौट आऊँगा। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैं हमारी ही खातिर कर रहा हूँ। रेहान ने आकर मैं अपने गुस्से को नरमी में बदला और मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों से तो भल भल आंसू बहने लगे। काफ़ी देर तक मैं रोती रही और रेहान अफसोस भरी नज़रों से मुझे देखते रहे। और फिर मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने मुझे छोड़ के जाने की बात की तो इससे पहले मैं खुद कहीं चली जाऊंगी। ये सुन के मेरे शौहर का मिजाज बिगड़ गया। कहने लगे, इतने अरसे से मैं परदेश में नौकरी तलाश कर रहा था, अब जाके मुझे नौकरी लगी है तो तुमने तमाशा बना दिया है। ये नौकरी भी मुझे मेरे एक दोस्त के तवस्सुत से मिली है, वरना परदेश में नौकरी लगना भी आसान नहीं होता। सैलरी पैकेज भी अच्छा है। तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही? मैंने अपने शौहर को खरी खोटी सुनाई और कहा, अगर तुम्हें मुझे छोड़ के ही जाना था तो फिर मुझसे शादी क्यों की? पहले अपना कैरियर बनाते, परदेश में नौकरी करके पैसा जमा करते और फिर मुझसे शादी करते। इस तरह तो तुमने मुझे भी परेशान कर दिया है। मेरे बारे में तो सोचो, मैं अकेले कैसे रहूंगी? वो औरतें जिनके शौहर परदेश में रहते हैं, उनके साथ उनका मैका, उनका ससुराल होता है। मेरे साथ तो दोनों ही नहीं हैं। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं बीमार हो जाऊं या कोई परेशानी आ जाए तो मैं किसको कहूँगी? मेरी बात पर रेहान बिल्कुल खामोश हो गए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच थी कि उनके जाने के बाद मैं पूरी तरह तन्हा हो जाती। दरअसल हम दोनों की लव मैरिज थी। मेरे शौहर रेहान के घर वाले मुझे पसंद नहीं करते थे, इसीलिए हम दोनों अलहदा घर में रहते थे। और अब मुझे यही फिक्र थी कि अगर रेहान मुझे छोड़ के ईरान चले गए तो मेरा क्या बनेगा। ना जाने मेरे घर वाले मुझे रखना चाहते थे, ना ही मैं ससुराल जाना चाहती थी। मेरे घर में मेरी भाभियाँ थीं और उनकी और मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी। खासकर मेरी पसंद की शादी को लेके जितना तमाशा मेरी भाभियों ने बनाया था, मैं उनकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती थी। और यही फिक्र मुझे रेहान से लड़ने पर मजबूर कर गई थी। रेहान की खातिर मैंने अपना घर छोड़ा था, सब कुछ छोड़ दिया था, अपने वालिदैन तक से दूर हो गई थी। वही रेहान मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहा था। ये बात मुझे भला कैसे बर्दाश्त होती? काफ़ी देर तक वो मेरे साथ बहस करते रहे और फिर घर का दरवाज़ा पटक कर खुद बाहर निकल गए। उनके इस रवैये ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई और मैं बैठ के आंसू बहाने लगी। रोते रोते घंटा गुजर गया, आंखें सुर्ख पड़ गई, चेहरा सूज गया और तब कहीं जाके रेहान वापस आए। उनकी खास बात थी कि झगड़ा करने के थोड़ी ही देर बाद उनका गुस्सा उतर जाया करता। अब भी जब वो घर वापस लौटे तो उनका मिजाज बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन मेरा चेहरा देख वो एकदम ही घबरा गए। फौरन मेरे पास आके बैठ गए। मरियम, क्यों इतना रो रही हो? ऐसी भी क्या बात हो गई है यार?
सारी दुनिया परदेस जाती है, चंद साल गुजार के अपना मुस्तकबिल बना के वापस आ जाती है। मैं भी बस कुछ ही दिनों में लौट आऊँगा, लेकिन उन कुछ दिनों की वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम अपने बच्चों को अपना घर, अच्छी तालीम दे सकेंगे। मेरे वालिदैन मुझे जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें नाराज़ करके मैंने तुमसे शादी की है, और सारी ज़िंदगी तो हम किराए के घर में नहीं रह सकते ना। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और यहाँ जो नौकरियाँ मुझे मिल रही हैं उसमें गुजारा ही हो जाए बड़ी बात है। अपना घर करना तो बहुत ही मुश्किल है, और फिर बच्चे होने के बाद उनके अखराजात भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे होने से पहले पहले हम मुस्तकबिल के लिए कोई प्लान बना लें। वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे और मैं बिना कुछ कहे आंसू बहा रही थी। अच्छा बताओ, क्या चाहती हो तुम? मैं ईरान ना जाऊँ, सारी ज़िंदगी यहीं जूते चट खाऊँ? आखिर में थक कर वो गहरा सांस भरते परेशान नज़रों से मुझे देखने लगे थे। मैंने ये तो नहीं कहा रेहान कि मैं आपका मुस्तकबिल ख़राब करना चाहती हूँ, या फिर मैं नहीं चाहती कि आप तरक्की करें। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैं आपके बगैर यहाँ तन्हा नहीं रह सकती। अगर आप मुझे अपने साथ लेके जाएंगे तो ना मुझे परेशानी होगी और ना ही आपको। परदेस में बैठ के मेरी फ़िक्र सताएगी। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, चाहे वो यहाँ हो या फिर ईरान में। मेरी बात सुन के मेरे शौहर कुछ देर सोच में पड़ गए, फिर कहने लगे, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें भी साथ ले जाऊँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं कि ये मुमकिन होगा भी या नहीं। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, या वहाँ हमें एक ऐसी सहूलियात मिलेंगी, या मसाइल मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं। फिर भी मैं तुम्हारी खातिर कोशिश करके देखता हूँ, लेकिन वादा करो कि अगर ये सब पॉसिबल ना हो सका तो तुम तो तब एडजस्ट करने की कोशिश करोगी, ना कि ज़िद लगाओगी। ये सुन के मैं खुश हो गई थी और उनके गले लग गई। फिर मेरे शौहर ने बहुत कोशिश की और किसी न किसी तरह वहाँ मुझे साथ ले जाने का बंदोबस्त भी कर लिया। पूरे 3 महीने बाद मैं और मेरे शौहर अपना वतन छोड़कर ईरान के लिए रवाना हो गए। लेकिन वहाँ जाके मेरे होश उड़े जब मुझे पता चला कि मेरे शौहर की नौकरी के औकात फिक्स नहीं। सुबह तो वो अपने वक्त पे जाते, लेकिन वापसी कब आना होता ये ना मुझे पता होता ना उन्हें। घर का सौदा, सब्जी, दूसरी चीज़ों के लिए लामुहाला मुझे ही बाहर निकलना पड़ता, और तब मुझे पता चला कि परदेस की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। मैं लड़ाई झगड़ा करके यहाँ आ तो गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे यहाँ रहना नामुमकिन लगने लगा। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करना होती। वो थके हारे आते और आते ही सो जाया करते, इसीलिए घर के बाकी मामलात मैंने ही संभाल लिए। शुरू में मेरे लिए ये बहुत मुश्किल और कठिन मरहला था, क्योंकि मैं कभी इस तरह बाज़ार नहीं गई थी, ना ही मैंने कभी इस तरह सौदा सब्ज़ी ख़रीदा था। लेकिन मेरे शौहर ने यहाँ पर आते ही मुझे बाज़ार वग़ैरह दिखा दिया और बताया था कि हमारी कॉलोनी का बाज़ार यही है, तुम्हें कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, बस करीब करीब से ही चंद चीज़ें ख़रीद लेना, बाकी मैं खुद मैनेज कर लूँगा। फिर जब मैंने बाज़ार जाना शुरू किया तो एक मसला ज़ुबान का भी आया कि मुझे वहाँ के लोगों की ज़ुबान समझ नहीं आती थी। मैं खामोशी से इशारों के ज़रिए अपना मतलूबा सौदा ख़रीदती और नज़र झुकाए वापस घर आ जाती। ज़िंदगी बहुत अजीब सी हो गई थी। न शौहर के पास मुझे देने के लिए वक्त था और ना ही मैं यहाँ किसी और से बात कर सकती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़ुबान को जंग लग गया हो। मैं एक मुख्तसर से दायरे में महदूद होकर रह गई थी। रेहान से शिकायत भी न कर सकती थी कि यहाँ आने का फ़ैसला मेरा अपना था, लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ मुझे यहाँ रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। ना कोई बात करने वाला था, ना कोई हाल अहवाल पूछने वाला। फिर मुझे यहाँ रहते हुए महीना गुजरा और उस 1 महीने में मैंने बहुत ही अजीब सी बात महसूस की। मैं जब भी कॉलोनी के बाज़ार जाती तो वहाँ जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के दूध मिलते, वहीं कहीं न कहीं घोड़ी का दूध भी फ़रोख्त हो रहा होता। मैंने पाकिस्तान में कभी इस तरह किसी बाज़ार में घोड़ी का दूध बिकते हुए नहीं देखा था, इसीलिए मेरे लिए ये एक हैरान कुन बात थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि घोड़ी का दूध पीना जायज़ है या नहीं, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा और भी बढ़ जाती जब ईरानी औरतें उस दूध को ख़रीदते हुए नज़र आती। मैं सोचने लगती कि औरतें इस दूध का क्या करती होंगी। गाय और भैंस का दूध मैंने सुन रखा था, बकरी का दूध भी पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन घोड़ी का दूध, ये इंतहाई हैरान कुन और अनोखी बात थी मेरे लिए। मैंने जब इस बात को ज़्यादा महसूस किया तो अपने शौहर रेहान से पूछे बिना ना रह सकी। मैंने रेहान से कहा, रेहान तुम्हें पता है यहाँ बाज़ार में घोड़ी का दूध भी बिकता है। ये सुन के वो भी हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने भी कभी घोड़ी का दूध इस्तेमाल नहीं किया था। फिर कहने लगे,
हो सकता है कि लोग घोड़े का दूध पीते हों। मैंने कहा, नहीं रेहान, जिस तरह औरतें वो दूध खरीदती हैं, मुझे लगता है कोई अलग ही बात है। मेरी बात सुन के वो हंसे और बोले, तुम्हें तो हर बात में जासूसी करने की आदत है। दरअसल तुम यहाँ पूरी तरह फारिग हो ना, इसीलिए तुम्हारा दिमाग फजूल चीज़ों की तरफ ज़्यादा ही चल रहा है। हर बात को ज़्यादा ना सोचा करो। और फिर सोने के लिए लेट गए। मैं अभी चुप हो गई। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर गया और बात आई गई हो गई। अब मैं तन्हाई से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। मैं एक बात उन्हीं किस्म की लड़की थी जिसने हमेशा ही बहुत ज़्यादा दोस्तें बना रखी थी। मैं हर किसी से जल्दी फ्रैंक हो जाती थी। बातचीत करना, मिलना जुलना मुझे बहुत पसंद था। लेकिन यहाँ आके ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जेल में कैद हो गई हूँ। फिर एक दिन मैंने अपने शौहर से कहा, मुझसे अब यहाँ नहीं रहा जा रहा। तो वो कहने लगे, वापस चली जाओ। मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से खर्चा ही बढ़ गया है। तुम पाकिस्तान में होती तो अब तक कुछ बचत हो चुकी होती। शौहर की बात सुन के मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा, मैं वापस जाने के लिए सब नहीं कह रही। आप तो हर बार बस यही बात दरमियान में ले आते हैं कि यहाँ आने का फैसला मेरा था। क्या अब मैं आपसे कोई बात भी नहीं कर सकती? मेरा वापस जाने का हरगिज़ भी कोई इरादा नहीं। बस मैंने सोचा कि मैं यहाँ अब नई नई दोस्तियाँ बनाऊंगी। मेरी बात सुन के वो हैरान हुए और कहने लगे, इन ईरानी औरतों से भला तुम्हारी क्या दोस्ती होगी? ना तुम्हें उनकी ज़ुबान आती है और ना ही तुम किसी को जानती पहचानती हो। मैंने उनसे कहा, पास पड़ोस में कई ईरानी औरतों के घर हैं। मैं एक दो दिन किसी के पास आऊँगी जाऊँगी तो खुद ही जान पहचान हो जाएगी। वो कहने लगे, ठीक है, अगर तुम्हें मुनासिब लगता है तो कर लो। उन्हें मेरी किसी बात पे कभी कोई एतराज़ नहीं था और यही मेरी शादीशुदा ज़िंदगी की सबसे ख़ास बात थी कि वो मुझ पे आंखें बंद करके भरोसा करते थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला ज़ुबान का था। मैंने रेहान से तो कुछ न कहा, अलबत्ता यूट्यूब के ज़रिए ईरानी ज़ुबान सीखनी शुरू कर दी। पहले छोटे बड़े लफ्ज़ सीखे और फिर पूरे पूरे जुमले। 2 महीने ऐसे ही गुजर गए। मेरा दिल पूरी तरह लग चुका था। एक नया काम था जिसे करने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं जो लफ्ज़ सीखती, बाज़ार में जाकर उसे बोलने की कोशिश करती और मुझे ये देख के खुशी होती कि मेरी कही गई ज़ुबान दुकान वालों को समझ आने लगी थी। कुछ उनकी सुन सुन के मैं सीख गई और कुछ यूट्यूब के ज़रिए। और मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ज़ुबान इतनी मुश्किल भी नहीं थी। फिर रोज़मर्रा सुनने के बाद तो छोटे मोटे जुमले वैसे ही समझ जाने लगे। कम से कम मैं कुछ तो बोलचाल करने लगी थी। यही मेरे लिए बहुत था। फिर 2 महीने बाद एक शाम रेहान कहने लगे कि उनके एक दोस्त ने उन्हें दावत पे बुलाया है और साथ ही मुझे भी, लेकिन वो मुझे ले जाना नहीं चाहते। ये सुनकर मैं हैरान हुई और कहा, 2 महीने बाद तो कहीं से दावत आई है, आप मुझे क्यों नहीं ले जाना चाहते? कहने लगे, वो ईरानी लोग हैं। मुझे तो ये ज़ुबान अब आ गई है, लेकिन तुम वहाँ जाके क्या करोगी? तब मैंने अपने शौहर को बताया कि मुझे भी अब अच्छी खासी ईरानी ज़ुबान समझ आती है और थोड़ा बहुत मैं बोल भी लेती हूँ। ये सुन के वो हैरान हुए, क्योंकि अब तक उन्हें मैंने इस बारे में नहीं बताया था कि मैं ज़ुबान सीख रही हूँ। फिर वो मुझे अपने साथ अपने दोस्त के घर ले गए। उनके दोस्त की बीवी ने बड़ी पुरतपाक तरीके से मेरा इस्तकबाल किया और मैं ये देख के हैरान रह गई कि वो इतनी मिलनसार थी कि लग ही नहीं रहा था कि हम पहली दफ़ा मिल रहे हैं। मुझे उसकी बात पूरी तरह समझ आ रही थी और टूटी फूटी ज़ुबान में भी उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। और अच्छी बात ये थी कि काफ़ी हद तक उस औरत को उर्दू भी आती थी, जिसका नाम मिनसा था। यह दूसरी ईरानी औरतों की तरह मिनसा भी पर्दे की बहुत पाबंद थी। दरअसल ईरान की औरतों की ख़ास बात थी कि वो लोग पर्दे को तरजीह देती थी। मिनसा ने जब मुझसे मुलाकात की तो वो मुझे अपने साथ एक अंदर वाले कमरे में ले गई और फिर बैठ के मुझसे बातचीत करने लगी। पाकिस्तान के हवाले से उसने मुझसे बहुत सारे सवाल जवाब पूछे। उसे पाकिस्तान आने का बड़ा शौक़ था और ये सुन के मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी। फिर मैंने उससे ईरान के हवाले से बात की और बताया कि मुझे यहाँ 2-3 महीने ही हुए हैं, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा बोर होने लगी हूँ। ये सुन के वो कहने लगी कि जब तुम्हारा दिल चाहे मरियम, हमारे घर आ जाना, या मैं तुम्हारी तरफ आ जाया करूँगी और हम मिल के बाज़ार चलेंगे। ख़रीदारी तो मैं भी खुद ही करती हूँ, क्योंकि मेरे शौहर भी तुम्हारे शौहर की तरह लंबी ड्यूटियाँ करते हैं। ये सुन के मुझे अच्छा लगा। हम दोनों ने जल्दी से फ़ोन नंबर के तबादले भी कर लिए। मैं तो ये सोच के ही खुश थी कि उस अनजाने देश में मुझे एक दोस्त मिल रही थी जिससे मैं बातचीत करके अपना दिल हल्का कर सकती। और फिर मिनसा का मिजाज भी मेरे जैसा ही था। मेरे शौहर रेहान और उसके शौहर बाहर बैठक में बैठे हुए थे। उनका खाना भी हमने अलहदा ही लगाया था, जबकि मेरा और मिनसा का खाना हमने उसी छोटे से कमरे में लगाया था जहाँ हम बैठे हुए थे। खाना बहुत ही उम्दा और लजीज था और उससे भी बढ़ के खूबसूरत मिनसा का इखलाक था,
جس نے اپنی باتوں اور محبت سے میرا دل جیت لیا۔ اس کے گھر سے واپسی کے راستے میں سارا وقت اس کی تعریفیں کرتی رہی اور ریحان حیران ہوتے رہے۔ کہنے لگے تم تو عجیب ہی ہو، پہلی ملاقات میں ہی کسی سے بھی اتنی پکی دوستی کیسے ہو جاتی ہے؟ میں نے ہنس کے کہا ہم عورتیں ایک دوسرے کو جلدی سمجھ لیتی ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ بھی میری طرح تنہا ہی ہے، اس لیے ہماری خوب بنے گی۔ میرے شوہر کہنے لگے تمہیں تو سبھی لوگ بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ تم خود بہت اچھی ہو نا، اس لیے، اور آج اتنے دنوں بعد تیار ہو کے بھی اچھی لگ رہی ہو۔ شوہر کی بات سن کے میں حیران ہوئی۔ یہاں آنے کے بعد وہ کافی مصروف ہو گئے تھے اور انہوں نے کبھی اس طرح میری کھل کے تعریف نہیں کی تھی، مگر آج ان کا موڈ کافی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ شاید دعوت کا اثر تھا کہ وہ ریلیکس ہو گئے تھے اور خود ہی مجھے اپنے ساتھ تھوڑی دور گھمانے بھی لے گئے۔ بہت عرصے بعد ہم نے آؤٹنگ کی تھی، اسی لیے میرا مزاج بھی خوشگوار ہو گیا۔ میں تو دل ہی دل میں ان لوگوں کی شکر گزار تھی کہ جن کی وجہ سے ہماری روکھی سوکھی زندگی میں تھوڑی رونق آئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ تھوڑے عرصے بعد میں بھی انہیں دعوت دے کے اپنے گھر بلاؤں گی، اس طرح میل ملاقات بڑھ جائے گی اور ہمیں بھی کچھ تبدیلیاں لگیں گی، ورنہ اکیلے گھر کی دیواروں کو تکتے تکتے میں بیزار ہو چکی تھی۔ اس دعوت کو 2 ہی دن گزرے تھے، میرے شوہر نوکری پہ گئے تھے اور میں گھر میں اکیلی تھی کہ دروازہ بجنے لگا۔ میں حیران ہوئی کیونکہ میرے گھر تو کوئی آتا جاتا ہی نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے خوف سا محسوس ہوا، شاید پردیس کا اثر تھا کہ دروازے پر جاتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دروازے کی اوٹ سے جھانک کے دیکھا تو منسا کھڑی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، وہ مسکرا کے اندر آ گئی۔ اسے دیکھ کے مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ کہنے لگی میں بازار جا رہی تھی، سوچا تمہیں بھی ساتھ لے چکوں، دونوں مل کے بازار سے کچھ خریداری بھی کر لیں گے اور میں تمہیں یہاں کی کچھ چیزوں کے بارے میں بھی بتاؤں گی کیونکہ شاید تمہیں بہت ساری چیزوں اور جگہوں کے بارے میں تو معلومات بھی نہ ہو۔ منسا کی بات سن مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ بازار تو مجھے بھی جانا تھا، اسی لیے میں نے جلدی سے اس کی طرح پردہ کیا اور اس کے ساتھ گھر سے نکل پڑی۔ البتہ نکلنے سے پہلے میں نے اپنے شوہر کو میسج چھوڑ دیا کہ میں منسا کے ساتھ بازار جا رہی ہوں۔ میری عادت تھی کہ میں اپنے شوہر کو بتائے بنا باہر نہیں نکلتی تھی۔ ویسے میں پاکستان میں پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن یہاں ایرانی عورتوں کی طرح ایک بڑے کالے رنگ کی چادر اوڑھا کرتی تھی اور اسی کا نقاب لگاتی تھی، اس لیے یہاں آنے کے بعد میں نے بھی وہ چادر لے لی اور میں بھی بالکل انہی کی طرح ہی پردہ کر کے گھر سے نکلنے لگی۔ کچھ دیر بعد میں اور منسا بازار پہنچ گئے، جہاں منسا نے کافی سارا سامان خریدا، وہیں اس نے تھوڑا سا گھوڑے کا دودھ بھی خریدا، اور یہ دیکھ کے میں حیران ہوئی اور پوچھے بنا نہ رہ سکی کہ یہ تم نے کیوں خریدا جبکہ تم نے تو گائے کا دودھ بھی لیا۔ میرے اس طرح پوچھنے پہ اس نے مجھے بہت عجیب نظر سے دیکھا اور کوئی جواب نہ دیتے ہوئے اس دکان سے آگے بڑھ گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا سوال کرنا اسے برا لگا ہو۔ میں ایک دم ہی شرمندہ ہو گئی کہ ابھی ہماری دوستی کو وقت ہی کتنا ہوا تھا۔ اگر وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی یا میری کسی بات کا برا مان جاتی تو مجھے بہت دکھ ہوتا۔ مجھے اب اپنے آپ پر غصہ آیا کہ مجھے اس سے اس کے ذاتی معاملات کے بارے میں پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس کی مرضی، وہ جو مرضی خریدے۔ پھر میں نے اس کے بعد اس سے کوئی بھی سوال نہ کیا۔ باقی سارا بازار وہ بھی خاموش رہی اور مجھے لگا کہ اب ہماری دوستی ختم ہونے کو ہے۔ میں نے خود کو خود ہی کوسا کہ اتنی جلدی یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی۔ میرا تجسس بھی نہ کبھی کبھی میرے لیے مشکل بن جایا کرتا تھا۔ اب اتنی اچھی دوستی سے میں ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھی کہ جس کی وجہ سے میری بوریت ختم ہو سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اس سے معذرت کر لیتی ہوں۔ جب ہم بازار سے باہر نکلے تو گھر کے لیے واپسی کی راہ لی تو میں نے آہستگی سے بات شروع کی۔ منسا، میں معافی چاہتی ہوں، مجھے تم سے شاید تمہاری ذاتی چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، پلیز ناراض نہ ہونا۔ میری بات سن کے اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی ارے ایسی کوئی بات نہیں، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں نے فوراً جواب دیا مجھے لگا کہ تمہیں میری بات کا برا لگ گیا ہے، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ وہ کہنے لگی ایسی بات نہیں، تمہارا سوال غلط نہیں تھا، بس وہ جگہ مناسب نہیں تھی۔ تم نے دیکھا تھا دکاندار تمہیں کیسی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اسی لیے میں فوراً اس دکان سے باہر نکل آئی۔ کچھ باتیں سب کے سامنے کہنے اور کرنے والی نہیں ہوتی، پھر یہاں تو حیا اور پردے کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ تمہارا سوال نہیں بلکہ جگہ غلط تھی۔ بات کرتے کرتے میرے گھر کا دروازہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی اچھا مجھے دیر ہو رہی ہے، ابھی میں چلتی ہوں، ہم پھر بات کریں گے، اور پریشان نہ ہونا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، اس لیے تمہیں یہاں کی زیادہ چیزوں کا علم بھی نہیں۔ میں خود ہی تمہیں ہر بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دوں گی۔ اسے کھانا بھی بنانا تھا، اس لیے وہ بنا رکے آگے بڑھ گئی اور میں اس کی بات کو سوچتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ بھلا گھوڑی کے دودھ کے بارے میں سوال کرنے پہ دکان والا ہمیں کیوں دیکھ رہا تھا؟
वो खुद भी तो वही दूध फरोख्त कर रहा था। फिर क्या मामला था? मेरे अंदर का तजस्सुस मज़ीद जाग गया। अब तो मुझे बस ये जानना था कि आखिर उस दूध में ऐसी कौन सी ख़ास बात है। बाकी का सारा दिन भी इसी बारे में सोचती रही। घर का काम करते हुए भी मेरे जहन में यही चलता रहा। फिर मैंने शाम के वक्त अपनी अम्मी को फ़ोन किया तो उनसे भी पूछे बिना ना रह सकी कि अम्मी, घोड़ी के दूध से क्या होता है। मेरे सवाल पे अम्मी भी हैरान हो गई। कहने लगी, मुझे तो नहीं पता बेटी, हमने तो सारी ज़िंदगी गाय और भैंस का ही दूध इस्तेमाल किया है। अम्मी के साथ बात करके मेरी थोड़ी बहुत बोरियत ख़त्म हो जाया करती थी, लेकिन अम्मी मुझसे ज़्यादा तवील बातें नहीं करती थी। उन्हें कम बोलने की आदत थी। फिर दूसरा, वो भाभीयों से छुप के ही मुझसे बात करती थी, वरना मेरी भाभीयाँ उनका जीना भी मुश्किल कर देती। शायद कसूर मेरा ही था कि मैंने अपनी पसंद की शादी की थी और मेरी वजह से मेरे घर वालों की इज्जत पे आंच आई थी। लेकिन माँ तो माँ होती है, इसलिए मेरी माँ ने मेरी इस गलती को माफ़ करते हुए मुझसे अपना रिश्ता ख़त्म न किया। फिर थोड़ी बहुत बात करने के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर रात को मेरे शौहर लौटे तो मैंने खाना लगाया और जब हम खाने से फारिग हो गए तो मैं उनके पास बैठ गई। वो बहुत थके हुए थे, उनकी आंखें नींद से बोझल हो रही थी। मैंने उन्हें हिलाया और कहा, रेहान, कम से कम 2 लफ्ज़ बात ही कर लिया करो। जब से हम यहाँ आए हैं ऐसा लगता है बात करने की भी फुर्सत नहीं। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, न मुझसे बातें करते हैं न मेरी बातें सुनते हैं। बस थके हुए आते हैं और आते ही सो जाते हैं। मुझे तो लगता है जैसे मैं अकेली ही ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैंने रिवायती बीवियों की तरह उनसे शिकायत की और फिर अपनी ही सुनानी शुरू हो गई। आपको पता है, मैं आज मिंसा के साथ बाजार गई। ये सुन के उन्होंने आंखें खोली और मुझे देखने लगे। फिर बोले, अच्छा तो फिर बताओ क्या हुआ, क्या लेके आई? मेरा हाथ पकड़ के अपने होठों से लगाते वो जैसे मेरी नाराज़गी दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में थकन और नींद की खुमारी वाज़े नज़र आ रही थी। मैंने नाराज़गी से उन्हें देखा और कहा, जितने पैसे आप देते हैं उसमें सिर्फ घर का सौदा सब्जी ही आ सकता है। मैं अपनी ज़ाती ख़रीदारी थोड़ी कर सकती हूँ। मेरी बात सुन के वो मुस्कुराए और बोले, बस कुछ वक्त की बात है, फिर तो मैं तुम्हारी ख़रीदारी के लिए भी पैसे दे दूँगा। मुझे पता है कि मैं अभी तुम्हारी ख्वाहिशें और फरमाइशें पूरी नहीं कर रहा, लेकिन इसके पीछे भी एक ख़ास वजह है। वक्त आने पे तुम्हें पता चल जाएगा। शौहर की बात में मैंने सर झटक दिया, पर शौहर शायद ऐसे ही दिलासे देता है। फिर अचानक मुझे दूध का ख्याल आया तो मैंने फ़ौरन ही रेहान को मुखातिब किया। रेहान, आपको पता है कि घोड़ी के दूध से क्या होता है? कुछ देर वो मुझे देखते रहे और फिर बोले, मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम क्या उल्टे सीधे सवाल कर रही हो? उन्हें लगा था कि मैं शायद प्यार मोहब्बत की बात करूंगी, लेकिन उस वक्त मेरे सर पे प्यार मोहब्बत के भूत के बजाय घोड़ी के दूध का भूत सवार था। इससे पहले कि वो करवट बदल के सोते, मैं उन्हें दोबारा झंझोड़ा और रेहान, मेरी बात सुने ना, बाजार में अक्सर औरतें घोड़ी का दूध खरीदती नजर आती हैं। मिंसा ने भी खरीदा और फिर ऐसे छुपा लिया जैसे पता नहीं क्या बात हो। अगर वो सिर्फ खरीदती तो मुझे इतनी हैरत ना होती, लेकिन जिस अंदाज में उसने छुपाया, मुझे ये बात कुछ बहुत अजीब लगी है। मैंने तकरीबन सारी बात ही रेहान को बता दी। वो चौंक के मुझे देखने लगे और कहने लगे, मुझे मालूम तो नहीं, लेकिन कल पूछूंगा अजलान से, शायद वो कुछ बता दे। अजलान मिंसा का शौहर था। मेरे शौहर ये कह के सुकून के साथ सो गए, लेकिन मुझे अजीब बेचैनी होने लग गई। मैंने मोबाइल उठाया, यूट्यूब पर सर्च करना शुरू किया, लेकिन कोई ऐसी ख़ास चीज़ नज़र न आई कि जिससे मुझे मेरे सवाल का जवाब मिलता। कुछ बातें शायद गूगल और यूट्यूब पे भी नहीं होती, सिर्फ चंद लोगों के इल्म में ही होती हैं। ये भी ऐसी ही कोई बात थी। मेरे अंदर वैसे भी तजस्सुस का कीड़ा था। जो बात मुझे कुछ मुख्तलिफ लगती, मैं उसके पीछे ही पड़ जाती, और जो चीज़ मैंने पाकिस्तान में ना देखी थी वो मैं अब यहाँ देख रही थी। इसलिए मैं ज़्यादा हैरान और तजस्सुस में थी कि आखिर ये लोग घोड़ी के दूध का क्या करते हैं। 2 दिन और गुजर गए। फिर तीसरे दिन मिंसा बाजार जाने के लिए मेरे दरवाजे पे आ गई। उसका रवैया बिल्कुल नॉर्मल सा था, इसीलिए मुझे ये फिक्र न थी कि वो मुझसे नाराज़ है। मैं उसके साथ बाजार जाने के लिए निकल पड़ी और फिर उसने बाजार जाते ही घोड़ी का दूध खरीदा। अब की बार मैंने सोचा मैं डायरेक्ट उससे सीधी तरह से सवाल कर लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं रास्ते में कुछ पूछूंगी तो उसे बुरा लग जाएगा। इसीलिए जब वो मुझे छोड़ने वापसी पे मेरे दरवाजे पे रुकी तो मैंने कहा, मिंसा अंदर आओ, आज मैंने ख़ास पाकिस्तानी डिश बनाई है, मिल के लंच करते हैं। ये सुन के वो बड़ी खुश हुई, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि उसे पाकिस्तानी खाने बहुत पसंद हैं। कहने लगी, आज तो मेरे पास वक्त भी है, इसलिए मैं आ सकती हूँ। वो अंदर आई, अपना बाजार का सौदा एक तरफ रखा और फिर उसमें से दूध निकाल के उसने मुझसे इजाज़त ली कि मैं इसे फ्रिज में रख दूँ, कहीं ऐसा ना हो कि गर्मी की वजह से ख़राब हो जाए। मैंने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, ये तुम्हारा ही घर है। उसने फ्रिज का पट खोला और वो दूध की बोतल अंदर रख दी। यहाँ दूध बोतल के अंदर फ़रोख्त किया जाता था, ना कि शॉपर में। मैंने खामोशी से मंजर देखा और फिर टेबल पे खाना सजा दिया।
میں نے پاکستانی بریانی بنائی تھی جسے دیکھ کے وہ بڑی خوش ہوئی۔ پھر وہ کھانا کھانے بیٹھی تو میں نے اس کے ساتھ کھانا کھاتے کھاتے سوال جواب شروع کر دیے۔ منسا اگر برا نہ مانو تو میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی برا ماننے کی کیا بات ہے، تم میری سہیلی ہو، پوچھو کیا بات ہے۔ تب میں نے اس سے سوال کر ہی لیا، تم یہ گھوڑی کا دودھ کیوں خریدتی ہو؟ اس سے کوئی خاص ڈش بنتی ہے کیا؟ میری بات سن کے وہ دھیمے سے مسکرائی، پھر کہنے لگی نہیں، یہ میں اپنے شوہر کو پلاتی ہوں۔ اس کی بات سن کے میں اچھل پڑی اور کہا اذلان بھائی کو؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ عام طور پہ تو لوگ گائے یا بکری کا دودھ پیتے ہیں، گھوڑی کا دودھ بھلا کس کے لیے پلایا جاتا ہے؟ تو وہ چپ چاپ سی ہو کے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ تھوڑی سرخی آ گئی اور مجھے لگا کہ کوئی ایسی بات ہے جو مجھے نہیں پوچھنی چاہیے، مگر پھر خود ہی اس نے کہنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ یہ 3 سال میں نے اذلان کے ساتھ بہت اچھے گزارے ہیں، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ یہاں کتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے، موسم کافی عجیب سا رہتا ہے، خشک سا، گرم سا، اور اس کی وجہ سے انسان کا مزاج بھی تبدیل ہوتا ہے اور اس کی اندرونی طاقتوں پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ پھر تمہارے اور میرے شوہر تو بہت سخت نوکری کرتے ہیں، بلکہ تقریباً اس ملک میں ہر کسی کی نوکری اتنی ہی سخت ہے، یہاں قانون بھی بہت سخت ہے، اسی لیے نوکری میں کوئی رعایت نہیں برتی جاتی۔ میرے شوہر پچھلے 3 سالوں سے دن رات محنت کر رہے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں اولاد کی خوشی سے محروم ہوں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب سارا دن وہ اتنی گرمی میں کام کر کے گھر لوٹتے ہیں تو نہ ہی وہ مجھے وقت دے پاتے ہیں اور نہ ہی توجہ۔ انہیں تھکن کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کمزوری بھی رہتی ہے، وہ مجھے صحیح طریقے سے میرا حق بھی نہیں دے پاتے اور تھکن ان پہ غالب آ جاتی ہے۔ اسی لیے جب بھی وہ میرے قریب آنا چاہتے ہیں اور ہمارا کوئی تعلق قائم ہونا ہوتا ہے تو اس سے پہلے میں انہیں یہ دودھ پلا دیتی ہوں۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں، لیکن گھوڑی کے دودھ میں عام دودھ سے زیادہ پروٹین ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ طاقتور توانائی محسوس کرتے ہیں اور ہمارا رشتہ بہتر ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جلد ہی میں حاملہ بھی ہو جاؤں گی اور ہماری زندگی کی سب سے بڑی کمی دور ہو جائے گی۔ کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ یہاں آنے کے بعد ریحان بھائی کا رویہ تبدیل ہو گیا ہو؟ وہ تمہیں زیادہ وقت نہ دیتے ہوں، تھکن کا شکار ہو جاتے ہوں؟ دراصل ایسا یہاں کی گرمی اور موسم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں ہاں میں سر ہلا رہی تھی۔ واقعی جب سے میں یہاں آئی تھی میں نے دیکھا تھا کہ ریحان مجھے وہ توجہ اور وقت نہیں دے رہے تھے جس کی میں حقدار تھی، یا جس طرح کی والہانہ محبت وہ مجھ سے پاکستان میں کرتے تھے وہ یہاں آ کے کہیں گم سی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی گھوڑی کا دودھ نہ صرف زیادہ پروٹین والا ہوتا ہے بلکہ یہ آنتوں اور معدے کو بھی ٹھیک رکھتا ہے، سب سے بڑی بات جائز اور حلال ہے، اسی لیے میں اپنے شوہر کو یہ دودھ لازمی دیتی ہوں، اور تقریباً یہاں کی ہر عورت ہی اپنے شوہر کو یہ دودھ دیتی ہے تاکہ وہ کمزوری محسوس نہ کرے اور ان کے رشتے میں کوئی کمی پیدا نہ ہو۔ تم بھی چاہو تو ٹرائی کر سکتی ہو۔ جن لوگوں کو دودھ کے گائے سے الرجی ہو وہ بھی یہ دودھ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو استعمال کرنے سے کوئی الرجی یا ری ایکشن بھی نہیں ہوتا۔ منسا کی باتوں نے مجھے حیران کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں بھی یہ دودھ ضرور ٹرائی کر کے دیکھوں گی۔ پھر اگلی بار جب میں بازار گئی تو منسا کے ساتھ میں نے بھی وہ دودھ خرید لیا، اور جب اپنے شوہر کو وہ دودھ دیا تو مجھے واقعی احساس ہوا کہ اسے پینے کے بعد ان کے اندر کافی تبدیلی آئی۔ وہ جو تھکن کا شکار رہنے لگے تھے وہ کافی نارمل سے نظر آنے لگے، ان کا رویہ بھی کافی بدلنے لگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہی دنوں منسا امید سے ہو گئی۔ میں نے منسا کا خیال رکھنا شروع کر دیا کہ وہ بھی میری طرح تنہا ہی تھی، اس کے گھر والے دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ میں نے اس کے حمل کے دنوں میں بہت دھیان رکھا اور اسے بہت توجہ دی، جس کی وجہ سے اس نے ایک صحت مند بیٹی کو جنم دیا اور پھر اس کا نام میرے نام پہ مریم رکھا۔ ہماری دوستی اور بھی گہری ہو گئی۔ اس کی بیٹی کی پیدائش کے بعد میرے پاس بھی حمل ٹھہر گیا اور پھر اس نے میرا بھی اتنا ہی خیال رکھنا شروع کر دیا۔ میری اور منسا کی دوستی وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی چلی گئی۔ پردیس میں اگر کوئی دل کا اچھا اور مخلص بندہ مل جائے تو پردیس کاٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ منسا میری ایسی ہی سہیلی بن چکی تھی۔ جب بھی ہم پردیس جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی سا بھی وطن ہو، وہاں ہمیں مختلف چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ ہر جگہ کے الگ طور طریقے، الگ رواج ہوتے ہیں، کھانوں کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں، سوچنے کا انداز اور نظریہ، یہاں تک کہ موسم بھی بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے پردیس کا سفر ہمیں زندگی کی ایسی بہت سی چیزیں بھی سکھاتا ہے جو ہمارے لیے نہیں ہوتی ہیں، اور یہاں ایران آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ گھوڑی کی دودھ کی کیا اہمیت ہے۔ شاید پورے ایران میں ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن جس کالونی میں میں رہتی تھی وہاں میں نے یہ چیز بہت زیادہ دیکھی تھی۔ کیا آپ کو اس بارے میں پہلے سے معلوم ہے کہ لوگ گھوڑی کا دودھ بھی پیتے ہیں اور اسے باقاعدہ طاقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟
कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपकी तरफ ऐसी कौन सी ख़ास चीज़ है जो दूसरे इलाकों में नहीं होती।